Hello friends, I am Rajiv, and today I am going to teach you a new trick to solve a question from physics. Today's trick is from the chapter rotational motion. ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर थोड़ा कठिन होता है, होना भी चाहिए क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं आप लोग, उसका कैलकुलेशन बहुत लंबा जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट लंबे कैलकुलेशन से डरते हैं और उनसे ये डिफिकल्ट लगता है। Let's try to learn something which may help you solving these longer question in a few seconds. Let's start. So today's trick is actually based on concept of बीटा। जब भी आपने रोटेशनल मोशन पढ़ा होगा तो बीटा का कॉन्सेप्ट जरूर सिखाया जाता है, सभी टीचर्स सिखाते हैं, लेकिन सिखाने के बाद इसका कभी यूज नहीं करते हैं, लोग इसे भूल जाते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज दिस बीटा। किसी भी सिस्टम का, किसी भी सर्कुलर सिस्टम का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे अगर हमारे पास एक रिंग हो, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है mr²। अगर कोई डिस्क हो, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है हाफ mr²। अगर हमारे पास एक हॉलो स्फेयर हो, हॉलो स्फेयर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है 2/3 mr²। अगर कोई सॉलिड स्फेयर हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है 2/5 mr²। एज पर माई नॉलेज इतने ही राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट होते हैं। रिंग की तरह ही हॉलो सिलेंडर भी काम करता है और डिस्क की तरह ही सॉलिड सिलेंडर भी काम करता है, तो उन दोनों का तो सेम ही होता है। इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में ये जो mr² के सामने कांस्टेंट लिखा होता है, इसी को हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा से रिप्रेजेंट करने का फायदा ये होता है कि अब हम इन सभी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली बीटा इंटू mr² लिख देते हैं। अब कभी भी मुझे किसी भी इन चारों में से किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो, तो मैं बीटा mr² लिखूंगा और बीटा की वैल्यू चेंज करते रहिए, सिस्टम अपने आप चेंज होता रहेगा। ठीक है। बीटा क्या होता है ये क्लियर है। नाउ लेट्स सी कि इसका फायदा क्या है। तो एक एक करके हम लोग इसके सारे एप्लीकेशंस देखते हैं। सबसे पहले, अगर हमारे पास कोई स्लोप हो, ओके, इस स्लोप का एंगल थीटा है और इसके ऊपर कोई मास रखा हुआ है m, तो हमने आपको एक ट्रिक में सिखाया था कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकालने के लिए m, जो कि सपोर्टिंग मास होता है, m साइन थीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास, हमने m लिखाया था और इनटू g करते हैं तो इसका एक्सेलरेशन आ जाता है। लेकिन अगर इस स्लोप पे, सेम स्लोप पे अगर कोई राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट हो और ये प्योर रोलिंग कर रहा हो, प्योर रोलिंग होना जरूरी होता है, तभी हम बीटा का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो प्योर रोलिंग के केस में एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ सपोर्टिंग मास उतना ही रह जाएगा m साइन थीटा। नीचे हम लोग टोटल मास लिखते थे। पिछली बार हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जो लीनियर मूव कर रहा था, तो लीनियर मास उसका यूज होता था। यहां हमारे पास लीनियर के साथ साथ वो रोटेशनल भी मूव कर रहा है, तो उसके पास एक रोटेशनल मास भी जनरेट हो जाएगा और इस ऑब्जेक्ट का रोटेशनल मास सिंपली बीटा m हो जाएगा। इंटू जी कर देंगे तो आपका एक्सेलरेशन सिंपली साइन थीटा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा आ जाएगा। सो हियर यू कैन सी कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट रोटेट करने लगा, तो हमने सिर्फ उसका एक्स्ट्रा मास बीटा m लिखा और हमारा काम हो गया। ठीक है, इसके लिए हमें अलग से कोई भी साइंस, फिर से बंद हो गया क्या? ओके, सो इसके लिए अलग से कोई डिटेल कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है अगर हमारे पास कोई मास हो, सिंपल,
फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, और इस पे कोई फोर्स लगा दिया जाए F, वी ऑलरेडी नो कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास होता है, सभी जानते हैं। नाउ इंस्टेड ऑफ द दिस ब्लॉक, अगर हमारे पास कोई राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट हो जो इस सरफेस पे टच कर रहा है, अगेन इट इज रोलिंग, जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये रोल करता हुआ जा रहा है, सेम फोर्स लगाया गया है। सो फिर से हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास में फिर से हमारा m प्लस बीटा m आ जाएगा। सो फिर से हमने एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट यूज किया है। अगर आप चाहें तो इसमें से m कॉमन लेंगे तो m, और यहाँ 1 प्लस बीटा आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ भी आपने देखा कि बीटा का कॉन्सेप्ट यूज किया और हमारे लिए कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेशन डायरेक्ट कैलकुलेट हो गया। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज एनर्जी रिलेटेड। सो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, बोथ द केसेस, ऊपर हम लोगों ने स्लोप पे ऑब्जेक्ट को मूव कराया था और नीचे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कराया, इन ऑल केसेस इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो दो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन के कारण होगी। एक काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लीनियर मोशन, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के पास लीनियर मोशन के साथ साथ रोटेशनल मोशन भी है। तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लीनियर मोशन का फॉर्मूला आप लोग अच्छे से जानते हैं, दैट इज सिंपली हाफ mv स्क्वायर। ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि भाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन कितना होगा, तो फिर से सेम फॉर्मूला, हाफ बीटा m वी स्क्वायर। सो जहां जहां मास था वहां हमने बीटा m सिंपली लिख दिया। अगर कोई पूछ ले टोटल एनर्जी, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा दैट इज हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ बीटा m v स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर और 1 प्लस बीटा। ऐसे क्वेश्चंस जो एनर्जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें कभी भी एनर्जी नहीं पूछी जाती है। ज्यादातर केसेस में आपसे सिंपली पूछा जाता है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन लीनियर काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो आपको यहाँ रेशियो क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बीच का रेशियो 1 बाय बीटा है। आपसे अगर कह दे कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल और टोटल काइनेटिक एनर्जी के बीच कितना रेशियो है, तो फिर से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज बीटा और टोटल काइनेटिक एनर्जी इज लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस बीटा। सो कभी भी किसी भी केस में, वो सिलेंडर हो, रिंग हो, हॉलो सिलेंडर हो, सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, किसी भी केस में आपसे रेशियो पूछा जाए तो फुल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि वो उसका रेशियो सिंपली 1 रेशियो बीटा के टर्म में ही होता है। ठीक है, चलिए एक और केस देखते हैं। हम लोगों ने एसएचएम चैप्टर में पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई ब्लॉक हो और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड हो, ओके, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड हो, स्प्रिंग कांस्टेंट मैं लिख देता हूँ k, और इसका मास m। इन दिस केस इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर k बाय m। ओके, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर k बाय m नहीं होता है, m बाय k होता है, सॉरी। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है √2 पाई रूट अंडर m बाय k। लेकिन अगर इस सिस्टम के जगह फिर से सेम ही चेंज कर रहे हैं हम लोग, सिस्टम को चेंज करके हमने कोई रोटेशनल ऑब्जेक्ट डाल दिया और ये किस सरफेस पे लीनियर के साथ रोटेशनल मोशन भी जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड फिर से हम, आपको समझ में आ गया होगा क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, मास के जगह मास प्लस बीटा मास डाल देंगे और के आ जाएगा। सो नॉट ओनली इन दिस केस, इवन अगर आपके पास कोई बाउल हो जिसमें छोटा सा बॉल रखा हुआ और ये भी एसएचएम कर रहा है,
तो यहाँ भी आपको ब्लॉक का एसएचएम का अगर फॉर्मूला पता है तो जहां मास लिखा हुआ था उसके जगह आप मास प्लस बीटा मास ऐड कर दीजिए एंड यू विल सी कि आपका टाइम पीरियड निकल आएगा। तो जितने भी तरह के फॉर्मूले आप जानते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के सिंपली लीनियर मोशन के कारण होता है, उन सारे फॉर्मूले में बस आपको रोटेशनल मोशन आते ही एक छोटा सा चेंज करना है कि जहां भी फॉर्मूले में मास लिखा हुआ है वहां एक और टर्म आ जाएगा बीटा इनटू मास। ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, टाइम पीरियड निकालना हो, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो, इन ऑल दोज केसेस आप बीटा का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लगाइए। नो नीड ऑफ एनी कैलकुलेशन, किसी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, हर केस में बस एक ही कंडीशन लगी हुई है कि इट्स मस्ट बी प्योर रोलिंग, ऑब्जेक्ट जो है सरफेस पे स्लिप ना हो रहा हो। स्लिप होना होगा तो फिर कैलकुलेशन कठिन हो जाएगा, और जेई है, जेई विल नेवर आस्क अ क्वेश्चन लाइक दैट। वो हमेशा स्पेशल केसेस से ही क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें आप कैलकुलेशन कम से कम करके भी आंसर निकाल सकते हैं। सो लेट्स होप कि बीटा का कॉन्सेप्ट यूज करके आपका क्वेश्चन अब आसानी से बनेगा, और जेई के क्वेश्चंस आसानी से बनने ही चाहिए, क्योंकि जेई जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है उसमें आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट्स का बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है। तो अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आपका आसानी से टाइम बच जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्रिक। आगे के वीडियो में हम लोग आगे के ट्रिक सीखेंगे। थैंक यू।